ये टाइम तो लड़कियों के निकलने का नहीं है। तो अगर इस टाइम में है और इस जगह पे है तो ये कैरेक्टरलेस है। स्त्रियों को भी अगर वो कहीं अकेली जा रही हैं तो उन्हें रास्ते में कुत्ते का, बिल्ली का, किसी जानवर का, कीड़े मकोड़े का डर नहीं होता। कि रेड लिपस्टिक जो लड़कियां लगाती हैं, जो महिलाएं लगाती थी, उनको कैरेक्टरलेस माना जाता था। तो उन्होंने ये मूवमेंट चलाया कि हम रेड लिपस्टिक लगाएंगे। ये पुरुषों के खिलाफ बगावत है। एक बॉडी को फिट रहने के लिए उसके सभी अंगों का दुरुस्त होना जरूरी है। एक पावर स्ट्रक्चर के तहत सबऑर्डिनेट बनाया गया, सप्रेस किया गया, उनके हक नारीवादी अर्थात एक फेमिनिस्ट होना होता क्या है? क्या महिलाओं को समझने के लिए एक नारीवादी होना जरूरी है? और एक और बात की, क्या पुरुष नारीवादी हो सकते हैं? आपने 3 सवाल असल में एक साथ पूछ लिए। जी। तो 2 मिनट दीजिएगा इसको जवाब देने के लिए। फेमिनिस्ट होना क्या होता है? देखिए, जी। एक बॉडी को फिट रहने के लिए उसके सभी अंगों का दुरुस्त होना ज़रूरी है ना? सिर्फ़ अगर कोई एक पार्ट प्रॉब्लम दे रहा है आपको, तो वो पूरी बॉडी की हेल्थ एक साथ खराब कर रहा है ना? तो सोसाइटी में फीमेल्स को एक पावर स्ट्रक्चर के तहत सबऑर्डिनेट बनाया गया, सप्रेस किया गया, उनके हक छीने गए और एक गैर बराबरी की और एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डाला गया। इसकी वजह से सोसाइटी की हेल्थ पर, उसके स्वास्थ्य पर, समाज में जो एक स्वस्थ समाज होना चाहिए, उस पे फर्क पड़ा, उस पे बहुत असर पड़ रहा है। तो ये जो फेमिनिज्म है, असल में इसी समस्या पर केंद्रित है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप इंसानों की बराबरी की बात करते हैं तो आप इसको ह्यूमनिज्म कहिए, फेमिनिज्म क्यों कह रहे हैं? हम इसीलिए फेमिनिज्म कह रहे हैं कि जैसे अगर एक बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए उसके सभी अंगों का दुरुस्त रहना ज़रूरी है, उस पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए, और प्रॉब्लम किसी एक पार्ट में है जो पूरी हेल्थ अफेक्ट कर रही है, तो उस प्रॉब्लम को ही नाम देना ज़रूरी है। तो ये जो समस्या जो जेंडर गैर बराबरी से पैदा होती है, जो एक जेंडर के दमन से पैदा होती है, जो पेट्रियार्की की वजह से समाज में पनपती है, इसको एक नाम दिया गया फेमिनिज्म, इस समस्या को समझने के लिए और इसके इलाज के लिए। तो ये एक एंगल है, पूरे सोसाइटी के हेल्थ में जो समस्याएं हैं उसको समझने का एक एंगल ये है। जैसे मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि मैं फेमिनिस्ट हूं तो और फेमिनिज्म को पढ़ने के बाद ही आपको सब प्रॉब्लम्स का हल मिल जाएगा। मैं ये कहूंगी कि तमाम दुनिया के सारे शास्त्र पढ़ने के बाद, तमाम अनुशासन पढ़ने के बाद, तमाम डिसिप्लिन और सारी चीजें पढ़ने के बाद अगर आप फेमिनिज्म नहीं पढ़ते तो आपका दृष्टिकोण जो है वो अधूरा रहेगा, क्योंकि एक बहुत मेजर एंगल है समाज को देखने का, समाज को समझने का। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो मेल नहीं है और उनकी दृष्टि से दुनिया नहीं बनाई गई है। दुनिया बनाई गई है एकांगी नजरिए से और वो एकांगी नजरिया है मेल सेंट्रिक नजरिया। इसीलिए दुनिया को सबकी नजर से देखा जा सके, सबके लिए उसको एक माकूल जगह बनाया जा सके, ये फेमिनिज्म कोशिश करता है। और मैं फेमिनिस्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस दर्शन में विश्वास करती हूँ। और दूसरी बात आपने पूछी थी, 3 सवाल थे आपके शायद। हाँ, हाँ, आप हाँ, हाँ, फेमिनिस्ट हाँ। क्यों हैं और दूसरा ये था कि क्या महिलाओं को समझने के लिए नारीवादी होना जरूरी है? मैं कहूँगी कि महिलाओं क्या, वो तमाम लोग जो महिला या नॉन मेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, या तमाम वो आइडेंटिटीज जो अपने आप को मेल आइडेंटिफाई नहीं करती हैं, उन सबको समझने के लिए, उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए फेमिनिज्म जरूरी है। तो क्या फेमिनिज्म पुरुषों के खिलाफ एक बगावत है, एक विद्रोह है, या ये कहा जाए कि पुरुषों की सत्ता के खिलाफ एक बगावत है, अ, इंटेलेक्चुअल बगावत? इसको सत्ता के खिलाफ बगावत कह सकते हैं, अगर आप कहना चाहें सत्ता, क्योंकि फेमिनिज्म किसी सत्ता में यकीन नहीं करता। फेमिनिज्म बराबरी में यकीन करता है, कोएग्जिस्टेंस में यकीन करता है, और वो यकीन करता है इस बात में कि हम सब डिफरेंट होते हुए भी एक बराबर होते हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। अगर इसको देखने का एक बेहतर नजरिया डेवलप करना है तो कहना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर के खिलाफ
एक जंग है, और वो स्ट्रक्चर जो केवल कुछ लोगों के हितों को ध्यान में रख के बनाया गया है और जिसको नॉर्मल कहा जाता है। पर ज्यादातर पुरुष तो इसी स्ट्रक्चर के ही हिस्सा है ना, तो इसको कहने में क्या बुराई है कि ये पुरुषों के खिलाफ बगावत है? अगर एक आध दो एक्सेप्शन है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, क्योंकि ये गलत तरीका है, ये एक गलत परिभाषा होगी। तो अगर हम गलत परिभाषा से ही शुरुआत करेंगे तो फिर वो कहीं पहुंचेगी मुहिम या नहीं पहुंचेगी, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों कुछ लोगों को ये लगता है कि ये पुरुषों के खिलाफ जंग है? क्योंकि वो प्रिविलेज्ड हैं, और बराबरी की बात आते ही उनको लगता है हमारा प्रिविलेज छिनने वाला है। आपको सुविधा मिली हुई है, कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं मिली हुई हैं, और बराबरी की वजह से वो छिनेंगी, ये तो फैक्ट है ना? अगर दो लोग खड़े हुए हैं और बैठने की जगह केवल एक ही है, तो आप समझ सकते हैं कि जब एक ही चीज के लिए स्ट्रगल होगा, तो उस व्यक्ति को जो पहले से वहां बैठा हुआ है, उसको लगेगा मेरी सुविधा छिनने वाली है। तो जो भी लोग प्रिविलेज्ड हैं समाज में, और ये सिर्फ जेंडर की बात नहीं है, इसको आप कास्ट से, क्लास से, आप इसको तमाम उन भेदभावों से जोड़ सकते हैं जो जिनसे समाज बनता है, और जिसकी वजह से समाज में कुछ लोगों को पोजीशंस, फायदे और पावर मिलता है। तो वहां जब भी बराबरी की बात होगी, जिस भी एंगल से बराबरी की बात होगी, वहां पर प्रिविलेज्ड क्लास को यही लगेगा कि हमारे हक छीनने वाले हैं, और जो हम पर हमला कर रहे हैं, हमारे हक छीनना चाहते हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। तो असल में इट्स द अदर वे राउंड। फेमिनिज्म पुरुषों को दुश्मन नहीं मानता है, लेकिन पुरुष फेमिनिज्म को दुश्मन मानते हैं। पर पुरुष तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए ही हैं, हमने ये सारा स्ट्रक्चर महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बनाया, और जिसको लेकर महिलाएं असहज हैं वो पुरुषों ने वास्तव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया। मनु की तमाम बुराइयों के बावजूद वो जो है नारी की पूजा तो करने मैं की एक बात सवाल करते हैं। पूछती हूँ, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल, मैं केवल ये कह रही हूँ कि अगर स्त्रियों को पुरुषों की प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो किससे प्रोटेक्शन की जरूरत है? ये एक अहम सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए पुरुषों से ही। एक चुटकुला, एक फेमिनिस्ट चुटकुला हम लोग पढ़ते आए हैं कि हम्म। वो कौन है जिससे स्त्रियां और पुरुष दोनों डरते हैं, और उसका जवाब है पुरुष। स्त्रियों को भी अगर वो कहीं अकेली जा रही हैं, तो उन्हें रास्ते में कुत्ते का, बिल्ली का, किसी जानवर का, कीड़े मकोड़े का डर नहीं होता। पुरुषों का रात डर हो। बेरात असमय अकेले में वीराने में वो हैं, तो उन्हें पुरुषों का डर होता है। पुरुषों को भी अगर वो किसी मित्र के साथ, दोस्त के साथ, या किसी और के साथ अपनी बहन को देख लिया, किसी को, उनको किससे डर है? उनको भी रात बेरात अपने घर की स्त्रियों को बाहर जाते हुए यही डर है कि कोई और पुरुष होगा। तो पुरुष वर्सेस पुरुष है ये। ओके। इसमें महिलाएं तो केवल ऑब्जेक्टिफाई हो रही हैं कि ये मेरा सामान है और इस पर मेरा हक है। तो ये पुरुष वर्सेस वर्सेस पुरुष का एक जंग है। इसमें इसी सर्कल को तो तोड़ना है, इसी वर्चस्व को तो तोड़ना है कि एक छीनने को तैयार बैठा है, एक कह रहा है कि ये मेरा सामान है। उसके बीच में हम एज ह्यूमन औरतें कहाँ हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी एजेंसी है। आप जानते होंगे, देखते भी होंगे, हमारे आसपास अक्सर ऐसी ही बातें होती हैं कि जब कोई लड़की फैसला लेने चलती है तो कहा जाता है कि इसको किसी ने बरगलाया होगा, इसे किसी ने हम्म। सिखाया होगा, इसकी अपनी तो बुद्धि है नहीं, अपनी तो अकल है नहीं, तो कोई और इसे चला रहा होगा। कभी उसकी एजेंसी में बिलीव नहीं किया जाता। तो ये अबोध बच्चे की तरह स्त्रियों को पालना और पूरी जिंदगी उनको वही बच्चा समझना जिसके लिए सारे फैसले हमको लेने हैं, ये एक महिला से, एक स्त्री से, एक वयस्क औरत से उसकी एजेंसी को छीनना है। और इस छीनने को जब आप प्रोटेक्शन का नाम देते हो, तो बेसिकली आप पितृसत्ता की ही बात करते हो, और वही सत्ता हमको नहीं चाहिए। हम्म। ठीक बात है। तो क्या पुरुष फिर नारीवादी हो सकता है कभी? क्योंकि 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 ये हमारे डीएनए में हजारों साल से है। मतलब अगर मैं आज आपसे कह भी दूं कि मैं फेमिनिस्ट हूं, तो ये तो मेरे डीएनए में इनबिल्ट हो गया ना, हजारों साल के शोषण के बाद मेरे डीएनए में आ गया। हो सकता है मैं कोई रूप बदल कर आऊं और कोई रूप बदल कर कोई बात करने लगूं, लेकिन असल में तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो पेन मेरा तो है नहीं व्यक्तिगत। मैंने तो साहित्य अच्छा, पढ़ करके, किताबें पढ़ करके उन चीजों को समझा है। असल में तो नहीं है पेन मेरा। ठीक है, एक बात और पूछना ये चाहूंगी डॉक्टर और मरीज नॉर्मल। जैसा रिश्ता भी नहीं है ये, और ये डॉक्टर मरीज जैसा रिश्ता भी नहीं है कि मैं सिम्टम समझता हूँ तो मैं ट्रीटमेंट दे दूंगा, ऐसा भी नहीं है इसमें कुछ।
ये सवाल असल में बार-बार आजकल उठ रहा है और मैं ये सोच रही हूँ, अभी आपसे बात करते हुए अचानक मेरे दिमाग में आया, क्या औरतें पितृसत्तात्मक हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। बिल्कुल हो मैं बता सकती हैं। सकता हूँ क्यों हो फिर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकती आदमी भी उसमें फेमिनिस्ट हो उनके सकते हैं। उसमें उनके डीएनए का रोल नहीं है। उसमें रोल इसका है ना, ना, कि ना, वो हाँ, कुणाल जी, कि 1 मिनट जी, केवल यहाँ पर क्लियर जी, करना जी। चाहूँगी। यहाँ डीएनए की बात नहीं है कि पितृसत्ता डीएनए में चली गई या फेमिनिज्म डीएनए में चला जाएगा वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। असल में बात है ट्रेनिंग की। एक व्यक्ति की जन्मने के बाद कैसी ट्रेनिंग होती है, कैसे समाज में वो रह रहा है और उसके पेरेंट्स, उसका स्कूल, उसका समाज, उसकी फ़िल्में, उसकी किताबें, आस-पास उसको किस तरह से ट्रेन कर रही हैं, सारा मसला इसका है। तो डीएनए हम कह तो रहे हैं, लेकिन वो एक मतलब एक व्यंग्यात्मक तरीके से उसको कहा जा सकता है कि तो हाँ, डीएनए बिल्कुल में आपको सोशल चला डीएनए गया। की बात कर रहा हूँ। मैं असल में असल सोशल में ये डीएनए की बात कर रहा ट्रेनिंग का मसला है और ट्रेनिंग हम सब की पैट्रियार्कल ट्रेनिंग होती है पैदा होने के बाद से ही। तो ये नहीं कह सकते कि जन्मते ही हम तो फेमिनिस्ट हो गए क्योंकि हम तो फीमेल हैं। सब लड़कियां असल में पैट्रियार्कल सोसाइटी में पैट्रियार्कल पैट्रियार्कल ट्रेनिंग में ही बड़ी होती हैं। इसीलिए एक हद तक दिमाग जो है पितृसत्तात्मक ही रहता है। तो औरतें भी पितृसत्तात्मक हैं। अ, लेकिन चूंकि वो पितृसत्ता के दमन और शोषण को लगातार झेलती हैं, तो ये चीजें उनके अंदर लगातार एक सवाल पैदा करता है, व्हाई मी? मेरे आसपास मेरे दोस्त तो नहीं, पिता तो नहीं, पति तो नहीं, बेटा तो नहीं, भाई तो नहीं, मैं ही क्यों? ये सवाल उन्हें उन चीजों की तरफ ले जाता है जो एक स्त्री के एक जागृत स्त्री बनने का एक रास्ता होता है। वरना तो तमाम औरतें पितृसत्तात्मक ट्रेनिंग के तहत ही तो बड़ी हो रही हैं। और पितृसत्ता भी कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा बल का इस्तेमाल करती है या ताकत का ही इस्तेमाल करती है। पितृसत्ता के तमाम रूप हैं, बेनेवोलेंट है। कई बार वो इतनी प्यारी और खूबसूरत बातें करती है पितृसत्तात्मक ट्रेनिंग के चलते कि लगता है कि नहीं, सब कुछ तो अच्छा है। ये तो मेरी मर्जी के हिसाब से हो रहा है, ये तो मेरी ही इच्छा है, मैं ही ऐसा चाहती हूँ। तो ये पैट्रियार्की का ये भी एक रूप है जो ट्रेनिंग करता है और जिसके बाद आपको लगता है कि मेरा छोटा सुखी संसार है और सब कुछ खूबसूरत है, मेरा पति तो कम से कम ऐसा नहीं करता या मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता। और फिर आपको लगता है कि दुनिया में जो बातें हो रही हैं उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो पैट्रियार्की औरत की दुनिया को ऐसे ट्रेन करती है और सिकोड़ती चली जाती है और काटती चली जाती है। ये एक बड़ी मजेदार, आप देखेंगे 2 औरतें आस-पास से गुज़र जाएँगी, दोनों पेन में होंगी, लेकिन वो दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाएँगी। तो ये जो विरोध है पितृसत्ता का, ये उनको एक नहीं कर पाता, लेकिन पैट्रियार्की उनको एक कर देती है। आप देखेंगे व्रतों को मनाने में, करवा चौथ रखने में और तमाम इस तरह के सारे आयोजनों में, छठ हो या कुछ भी हो, सब औरतें मिलकर सब काम कर रही होंगी। लेकिन आज हम कहें कि चलिए मिलकर पितृसत्ता के खिलाफ एक झंडा बुलंद करते हैं, तो नहीं कर पाएँगी। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? आखिरकार पेन तो लोगों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। पेन के अंदर इक्वालिटी होती है कि लोगों को इकट्ठा कर लेगी। तो क्यों नहीं इकट्ठा कर पाता है वो? एक तो पितृसत्ता के बहुत सारे टूल्स हैं जिनको समझना चाहिए। पैट्रियार्की इतनी आसानी से औरतों को उसने ट्रेन नहीं किया है। बहुत सारे टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके ट्रेन किया है, वरना आप सोच के देखिए कि कोई क्यों गुलाम बनने पर राज़ी होगा? कोई क्यों इस बात पे राज़ी होगा कि मैं पूरी तरह से दास हो जाऊँगी और मैं चाहूँगी कि तुम मेरे लिए सारे फैसले करो। मैं चाहूँगी कि मेरा पसंदीदा रंग भी वही हो जो तुम्हारा पसंदीदा रंग है। मैं चाहूँगी कि जो तुम्हारा ज़िंदगी का मकसद हो वही मेरा बन जाए। तो कोई क्यों इस कदर अपने आप को विलीन कर सकता है? कोई क्यों इस कदर अपने आप को दास बना सकता है? आप समझिए कि इसके पीछे एक बहुत तगड़ी ट्रेनिंग लगी होगी, कुछ टूल्स इस्तेमाल हुए होंगे कि एक इतनी बड़ी जनसंख्या को इस कदर गुलाम बना लिया गया। तो पितृसत्ता कुछ टूल्स का इस्तेमाल करती है, जैसे फ़ोर्स है। ये फ़ोर्स कई तरीके का होता है जिसको वो यूज़ करते हैं। एक तो रेप एक मेथड है। फ़ोर्स और कई तरीके से इस्तेमाल होता रहा है, जैसे कि आप देखेंगे सती प्रथा या जो विधवाओं के साथ जो बर्ताव होता रहा, उनसे सारी की सारी सुख-सुविधाएँ, जीवन के राग-रंग सब छीन लेना, उनको पनिश करना एक तरह से उस चीज़ के लिए। ये फ़ोर्स इस्तेमाल करके और दूसरा क्लासिफ़िकेशन करके। क्लासिफ़िकेशन करके आपने औरतों को बाँट दिया और ये क्लासिफ़िकेशन बहुत तरह का था। अब देखिए कास्ट का है।
एक सवर्ण स्त्री अपने आप को एक दलित स्त्री से बेहतर समझती है। आपने उसको कुछ थोड़े से फायदे दे दिए कि तुम एक ब्राह्मणी हो या तुम एक ठकुराइन हो या जो भी हो, इस नाते तुम वो पावर फील कर सकती हो जो हम फील करते हैं। तो अपनी पावर का थोड़ा सा शेयर देके ये जो जातियों का, क्लास का, रेस का क्लासिफिकेशन किया, इन तमाम क्लासिफिकेशंस के साथ एक और इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन था जो था अच्छी औरत, बुरी औरत। एग्जैक्टली। ये सती है और ये कलंकिनी है, ये कुलक्षिनी है। ऐसा ऐसा जो करेगी वो स्त्री ये पाएगी, उसको जन्नत मिलेगी, उसको फलाना मिलेगा, उसको ढिमकाना मिलेगा, गहने मिलेंगे, पति उसको लाड, तमाम तरह की चीजें। ये जो क्लासिफिकेशंस थे और ये जो पावर का इस्तेमाल था तरह से, सिर्फ सती नहीं, मारना पीटना भी। मनुस्मृति की आपने बात की थी, तो मनु तो ये भी कहते हैं कि पत्नी को मारना पीटना भी एकदम जायज चीज है। तो ये जो इस तरह की पनिशमेंट्स हैं, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। इसके अलावा और भी कुछ फोर्सेस होती हैं जो सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने वाली फोर्सेस होती हैं, उसकी यौनिकता को कंट्रोल करने वाली। आप जानते होंगे वो क्या उसको बोलते हैं, वो जो एक लोहे का एक अंडरवेयर पहना के राजा जाया करते थे पत्नी को कि ये कहीं और पीछे से किसी और के साथ संबंध ना बना ले। आप देखेंगे यूरोप में कॉर्सेट पहनाया जाता था, बॉडी को शेप में रखने के लिए बांध दिया जाता था कसके कि सांस भी न ले सको। चाइना में एक तरीका था लड़कियों की फुट बाइंडिंग का, पैर बांध दिए जाते थे जन्मते ही, ताकि पैर जो है विकसित ना हो सके। पीछे बहुत सारे जैसे रीति रिवाज चले आते हैं, ऐसी कोई प्रथा रही कि कभी किसी राजा को छोटे पैरों वाली नर्तकी बहुत अच्छी लगी, उसने कहा कि अब से सबके छोटे पैर होने चाहिए, तो लड़कियों के पैर बांधना शुरू कर दिए। रीजन उसका ये था, इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि मूव नहीं कर पाए, पैर छोटे होंगे तो उनका मूवमेंट बाधित होगा, तो बंधी रहेंगी एक दायरे में। दूसरा, इकोनॉमी के लिए फायदा होगा कि वो बैठे बैठे कारपेट बुनना, ये बुनना, वो बुनना, अचार पापड़ बनाना, तमाम चीजें ये करेंगी। तो तमाम जो दबाव और तमाम ऑपरेशंस जो थे, अलग अलग फॉर्म्स में डाले गए और कंट्रोल किया गया, ट्रेन किया गया, और लगातार ये एहसास दिलाया गया कि यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये एक अच्छा, ट्रेनिंग का मसला है। हाँ ठीक बात है, ये है ट्रेनिंग का मसला। जैसे आपने अच्छी स्त्री और बुरी स्त्री की बात की है, तो इसमें तो बहुत ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ना जाएं, बहुत इसमें गहराई में ना जाएं, बहुत एक छोटी सी बात है कि लिपस्टिक हर महिला लगाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद भी उनमें से मतलब आदमी बाद में डिसाइड करता है, लेकिन महिला पहले डिसाइड कर लेती है कि जो बोल्ड लिपस्टिक लगाएगी, जो बोल्ड मेकअप करेगी, उस महिला का चरित्र अच्छा नहीं माना जाएगा। और जबकि सभी महिलाएं लगा रही, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि महिला ही क्यों। भाई कम से कम महिला को तो समझ में आना चाहिए ना कि कोई लिपस्टिक बोल्ड हो सकती है, मूड की बात हो सकती है, हमने आज बोल्ड लगा ली, कल हमने लाइट लगा ली, जैसा मनाया वैसा कर लिया। पर उस आधार पर चरित्र का निर्धारण कैसे कर लिया, और मेकअप के आधार पर कैसे कर लिया, इसमें तो पुरुषों का हस्तक्षेप नहीं था। ये था? नहीं, बिल्कुल था, बिल्कुल था। आपको याद दिलाऊं तो इंग्लैंड में, अमेरिका में जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो चला, वो वोटिंग राइट्स के लिए था, औरतों की। लेकिन वोटिंग राइट्स तो केवल ऊपर एक मुद्दा दिख रहा था, अंदर अंदर तह में बहुत सारा असंतोष था तमाम चीजों के प्रति। बहुत लोग कहते हैं मिडिल क्लास का आंदोलन था, ठीक है, हो सकता है, लेकिन उसके बाद फायदा तो उसका हर तबके तक पहुंचा ही, अल्टीमेटली हर औरत के पास वोटिंग राइट पहुंचा। वहां एक बीच में एक मुद्दा ये उठा था कि क्योंकि लाल, रेड लिपस्टिक के बारे में ही था कि रेड लिपस्टिक जो लड़कियां लगाती हैं, जो महिलाएं लगाती थी, उनको कैरेक्टरलेस माना जाता था। तो उन्होंने ये मूवमेंट चलाया कि हम रेड लिपस्टिक लगाएंगे, जो आप हमको चाहते हो कि ये बात से तुमको हम नीचा दिखाएं, तो हम उसी को क्लेम करेंगे, यस वी विल डू दैट। तो जैसे आप कहें कि ये नेल पॉलिश लगाने वाली लड़कियां जो है ये खराब होती हैं, तो एक मूवमेंट उसके खिलाफ चल जाए कि हम तो लगाएंगे, लीजिए, लगा लगा के लोग अपना सोशल मीडिया भर दें। तो ये जो पितृसत्ता को समझना है, उस वो किस तरह से सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं ना, कि सर्टिफिकेट बांटो, ये लगाती है तो ऐसी है, वो लगाती है। सिर्फ लिपस्टिक का ही मामला नहीं है, न जाने कितनी सारी चीजें हैं जिनके जिनके जरिए औरतों के कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है। टाइम एंड स्पेस है, सबसे इम्पोर्टेंट। टाइम, किस टाइम एक औरत क्या कर रही है, ये उसके
चरित्र के बारे में फैसला करने का एक बहुत बड़ा एक वजह बन जाती है। स्पेस, किस समय, किस स्पेस में है, किस जगह में, ये तो लड़कियों के जाने की जगह नहीं है। ये टाइम तो लड़कियों के निकलने का नहीं है। तो अगर इस टाइम में है और इस जगह पे है तो ये कैरेक्टरलेस है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके जरिए अच्छी बुरी लड़कियों का ये क्लासिफिकेशन किया जाता है, और इस तमगे को बचाए रखने के लिए, गुड गर्ल, अच्छी औरत का तमगा बचाए रखने के लिए औरतें एक्स्ट्रा कोशिश करती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, और उनके दुनिया में रहने के लिए उनके नियमों के हिसाब से वो चलेंगी तो उनको फायदा मिलेगा, वरना उनको कोई शेयर नहीं मिलेगा किसी लाभ का, किसी तरह के पावर का।